हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से सेशन को ज्वाइन करें। ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज कमेंट करें सारे के सारे। ऑडियो वीडियो क्लियर है? कमेंट करें सारे के सारे। सिक्स फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में बात कर रहे थे हम, इंडिया की। तो हमने पोर्ट्स कवर कर लिया था पिछली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। इसी इसी क्लास में हम ड्रेनेज सिस्टम भी देखेंगे, रिवर्स ड्रेनेज सिस्टम। तो जिसमें हम बात करेंगे कि रिवर्स गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, इनका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे आज। तो प्लीज सेशन को ज्वाइन करें और कमेंट करें वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है। जैसे कि आपको सभी को पता लग गया होगा कि एसएससी ने 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें आपको नोटिफिकेशन मिल गई होगी सभी को। जेई का एग्जाम आपका लाइनअप पे है। जितने भी एसएससी एग्जाम है, जिसमें जेई की डेट भी मौजूद है, तो आपको अब तैयारी पे फोकस करना होगा। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है हमारा, वो जनरली जो सीन होगा वो होगा हमारा नॉर्थ वेस्टर्न अरावली। अरावली रेंज की बात में हमने बात की थी माउंटेन्स वाले टॉपिक में, कि जो अरावली रेंज है वो टाइप है किसका? ओल्ड माउंटेन का टाइप है। और जनरली उनकी जो हाइट है वो दिन धीरे 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 रेजिड्यू होती जा रही है। तो जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है हमारा, जनरली कहाँ पे सीन हो रहा है? अरावली के रीजन में, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड कलर के। और यहाँ पर जो एक डेजर्ट बहुत ही फेमस सिचुएटेड है, उसका नाम है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट। थार डेजर्ट का जो कुछ हिस्सा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी लोकेटेड है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर रेनफॉल की बात कीजिए तो यहाँ पे रेनफॉल सबसे कम होती है। अगर हम बात करें कि पर ईयर में यहाँ पर 150 मिलीमीटर रेनफॉल होती है। और दूसरी बात, ये एक मरुस्थल रीजन है, इसको मरुस्थल रीजन भी बोलते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर जो रिवर है वो इफिमेबल है। इसका मतलब क्या होता है? जो रिवर डिपेंड करती है रेनफॉल पर, जो पूरे साल फ्लो नहीं करती। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप बात करूं कि दो तरह की रिवर्स होती है हमारे पास। एक पेरेनियल रिवर होती है। पेरेनियल रिवर का मतलब क्या होता है? कि वो हर साल भर फ्लो कर रही है। एग्जाम्पल इंदस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सारी की सारी हमारी पेरेनियल रिवर्स हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट रिवर है वो इफिमेरल है। इफिमेरल का मतलब क्या होता है? कि शॉर्ट, मतलब वो डिपेंड करता है कि रेनफॉल हुई है कि नहीं हुई है। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस पे वो डिपेंड करता है कि अगर बारिश होगी, ज्यादा तादाद में बारिश होगी, तो उसके दौरान रिवर फ्लो कर सकती है। इसीलिए इसका नाम दिया गया इफिमेरल। यहां तक क्लियर है? अब इसमें फीचर्स की बात करें, डेजर्ट के अंदर अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे 12 चांद शिप मौजूद होता है। मशरूम रॉक्स, हमने जब पढ़ा था रॉक की लैंड डिफॉर्मेशन के बारे में, तो वहां पे हमने बताया था कि मशरूम जो रॉक्स होती है वो कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कैसे फॉर्मेशन होती है? एंडोजेनिक फोर्सेस के दौरान उसकी फॉर्मेशन होती है, मशरूम रॉक्स। उसके बाद पेडिस्टिलियन रॉक्स, और एक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक कीवर्ड है, इसका नाम है ओसिस। ये क्या है? अगर आप डेजर्ट में कहीं गए हो तो डेजर्ट में एक ग्रीन पैच होता है। ठीक है, ग्रीन पैच, या फिर यहाँ पे मैंने फोटो ऐड किया है, यहाँ पे देखें कि डेजर्ट में कुछ एक ऐसी प्लेसेस होती है जहां पर एक ग्रीन पैच होगा, उसको ओएसिस बोलेंगे। ये देखो यहाँ पे ग्रीन पैच दिख रहा है आपको। ये पूरे डेजर्ट में कुछ कुछ जगह अगर आपको ग्रीन पैच दिख रहा है, ग्रीन प्लांट्स दिख रहे हैं, तो हम ओसिस बोलेंगे उसको। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट जल्दी से? तो यहां पे हमारा खत्म होता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे बड़े डेजर्ट की, तो वो है सहारा डेजर्ट, अफ्रीका के रीजन में सिचुएटेड है।
अब हम बात करेंगे आइसलैंड के बारे में। अब आइसलैंड है क्या? तो आइसलैंड एक ऐसा लैंड है जो सराउंडेड होता है पानी से चारों तरफ। तो पिछली क्लासेस में हमने पिरेनियल लैंड के बारे में पढ़ा था। तो पिरेनियल लैंड क्या होता है? एक ऐसा लैंड जो तीन तीन तरफ पानी से घिरा हो। लेकिन आइसलैंड क्या है? आइसलैंड एक ऐसा लैंड है जो सराउंडेड होगा चारों तरफ पानी से, जिसको हमने आइसलैंड कहा गया। ठीक है। अब आइसलैंड की बात करें भारत में जो कौन कौन सी है, भारत से जो जुड़ी हुई है, एक तो हमारा लक्षद्वीप है, दूसरी है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो जो लक्षद्वीप है ये अरेबियन सी में सिचुएटेड है, और अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये है बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल लक्षद्वीप में कितनी आइलैंड सिचुएटेड है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एसएससी के अंदर कि टोटल आइलैंड्स बताइए लक्षद्वीप में कितनी सिचुएटेड है। तो यहाँ पर जो संख्या है वो है 36 आइलैंड। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज होता है कि अच्छा ठीक है 36 आइलैंड तो है, तो उसमें से सबसे लार्जेस्ट का नाम बताइए। तो सबसे लार्जेस्ट जो है वो एंड्रोट है। एंड्रोट ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? सबसे लार्जेस्ट के बारे में आपने याद रखना है। संख्या में कितनी है? 36। ठीक है। अब बात करें बे ऑफ बंगाल की। बे ऑफ बंगाल जिसको बंगाल की खाड़ी भी बोला जाता है, यहां पर जो आइसलैंड सिचुएटेड है उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है। यहां पे अगर टोटल आइसलैंड की बात की जाए तो यहां पर 572 आइसलैंड है। ठीक है। लार्जेस्ट की बात की जाए तो ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है इसका एक्सटेंशन बताया जाता है कि अराकन योमा, जो कहां का हिस्सा है? म्यांमार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? म्यांमार का। तो आपसे पूछा जाए कि किस आइसलैंड की बाउंड्री म्यांमार से लगती है, तो वैसे अगर आपने मैप में अगर प्लॉट किया होगा ये आइसलैंड, जैसे आपको पता होगा, अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा कि लक्षद्वीप लेफ्ट साइड में और अंडमान एंड निकोबार राइट साइड में। अगर मैं मैप देखूं तो अगर अंडमान का जो लोकेशन है वो राइट साइड में है, और जो अरेबियन सी हमारी कहाँ पे मैप से, अगर इंडियन मैप की बात करें तो उसकी लोकेशन लेफ्ट साइड में। तो आपको अगर याद करने में दिक्कत होती है कि लक्षद्वीप राइट साइड में लेफ्ट साइड में, तो मैप से लेफ्ट साइड में लक्षद्वीप है। अगर उसकी दूसरी तरफ देखा जाए तो अंडमान एंड निकोबार है। तो उसकी जो बाउंड्री है वो टच हो रही है किससे? अराकन योमा, जो कि कहां पर स्थित है? म्यांमार में स्थित है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? तो अंडमान आइसलैंड है हमारे टोटल 572, 572 आइसलैंड मौजूद है, जिसमें से जो ग्रेटेस्ट सबसे लार्जेस्ट आइसलैंड कौन सा है? ग्रेट निकोबार आइलैंड है। और अगर लक्षद्वीप की बात करें तो एंड्रोट। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अंडमान से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि इकलौता इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि हमारा कहां पे सिचुएटेड है? मिडिल अंडमान में सिचुएटेड है, जिसका नाम है बैरन वॉल्केनो। बैरन वॉल्केनो इकलौता ये एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है। अगर मैं डोरमेंट स्टेट में बात करूं जो इनएक्टिव है, डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। ठीक है। डोरमेंट का मतलब है अंग्रेजी में इनएक्टिव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनएक्टिव वॉल्केनो के बारे में बताइए, तो ये है हमारा नारकोंडम। नारकोंडम ये कहां पे सिचुएटेड है? हमारा नॉर्थ अंडमान में। ठीक है। नॉर्थ अंडमान में। यहां तक क्लियर है? अगर हाईएस्ट पीक के बारे में बात करो तो ये क्वेश्चन बहुत ही सालों से एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि अंडमान की हाईएस्ट पीक बताइए। तो अंडमान की हाईएस्ट पीक है हमारी सैडल पीक। सैडल पीक, सैडल के नाम से एक नेशनल पार्क भी है अंडमान निकोबार में। तो ये भी हम करेंगे, जितने भी अंडमान निकोबार में जितने भी नेशनल पार्क है उसके बारे में भी इसी क्लास में हम पता करेंगे कौन कौन से। तो अगर हम बात करें
तो यहां पर एक 10 डिग्री चैनल है जिसको हम लैटिट्यूड भी बोलते हैं, 10 डिग्री लैटिट्यूड। अब ये इसका सिग्निफिकेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो 10 डिग्री चैनल है ये हमारा लिटिल अंडमान को ग्रेट निकोबार से अलग कर रहा है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल 2024 के अंदर कि जो 10 डिग्री चैनल है या फिर 10 डिग्री लैटिट्यूड है ये किस किस दो रीजन में लाई करता है। तो दो रीजन कौन से हमारे? लिटिल अंडमान एंड ग्रेट निकोबार, लिटिल अंडमान एंड ग्रेट निकोबार। ठीक है, और सबको पता है कि इसकी कैपिटल क्या होती है? पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री लैटिट्यूड किन दो बीच रीजन के बीच में है, तो वो है हमारा लिटिल अंडमान एंड ग्रेट निकोबार। ठीक है, लिटिल अंडमान, कलर चेंज करो, लिटिल अंडमान एंड ग्रेट निकोबार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। लिटिल अंडमान एंड ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार सबसे लार्जेस्ट आइलैंड भी है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का। ठीक है, यहां तक कोई क्लियर? यहां सब क्लियर है? सैडल पीक किसका पार्ट है? हमारा नॉर्थ अंडमान का पार्ट। किसका? नॉर्थ अंडमान। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो 738 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद अगर यहाँ पे MA लिखा हुआ है तो ये मिडल अंडमान है, ये नॉर्थ अंडमान है, ये साउथ अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है। अब लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को एक पैसेज, इनके बीच में एक पैसेज, एक रास्ता जिसको हम दक्कन पैसेज भी बोलते हैं। तो आपसे इसकी लोकेशन के बाद से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो दक्कन पैसेज है वो किन दो रीजन के बीच में है। तो दक्कन पैसेज हमारा किन दो रीजन के बीच में है? साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो दक्कन पैसेज से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, दक्कन पैसेज किन दो रीजन के बीच में है अंडमान के? साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। फिर उसके बाद 10 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं। तो ये दो कौन से रीजन में हमारे? तो ये हमारा लिटिल अंडमान एंड ग्रेट निकोबार। यहां तक क्लियर? अब यहां से माउंटेन के बारे में भी पूछता है। तो अगर माउंट कायोब के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा सिचुएटेड है साउथ अंडमान के अंदर। ठीक है, साउथ अंडमान। अगर आपको पूछा जाए कि सेकंड हाईएस्ट पीक बताइए अंडमान एंड निकोबार में, तो ये है माउंट थ्रूलर, माउंट थ्रूलर सेकंड हाईएस्ट। और सबसे हाईएस्ट कौन से अंडमान में? सैडल पीक, जिसकी हाइट है 738 मीटर, 738 मीटर। कोई डाउट यहां तक? जल्दी से बताइए। दोबारा हम इसको रिवाइज करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक एक्टिव वोल्केनो जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है तो वो कौन सा है? बैरन। अगर इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो साउथ अंडमान अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आप अंडमान को क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर मैं डॉर्मेंट वोल्केनो की बात करूंगा तो डॉर्मेंट जो वोल्केनो है हमारा वो नारकोंडन के रीजन में है और ये कहाँ पे पड़ता है? हमारा मिडल अंडमान का हिस्सा है। और हाईएस्ट पीक की बात करूंगा तो सैडल पीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक की बात करूंगा तो माउंट थ्रूलर है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल किस दो रीजन में सिचुएटेड है? हमारा लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार। उसके बाद हमारा दक्कन पैसेज कौन से दो रीजन के बीच में है? हमारा साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। यहां तक डाउट? कोई भी डाउट? चले आगे? ठीक है, चलते आगे। यहां से देखो वन लाइनर है ये। तो मैंने आपको जैसे बताया कि 10 डिग्री चैनल है, ये सेपरेट कर रहा है हमारा अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से। ये तो सिंपल है, लेकिन अगर आपसे लोग एग्जैक्ट नाम पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। लिटिल अंडमान यहां पे हम लिख सकते हैं सेपरेट करता है लिटिल अंडमान एंड ग्रेट निकोबार, एंड ग्रेट निकोबार। जहां तक आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा तो यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा लिटिल अंडमान एंड ग्रेट निकोबार। कि हमें पता है कि जो 10 डिग्री चैनल है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को किससे सेपरेट करता है? निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से। ये तो सिंपल है।
ठीक है, यहां तक डक्कन पैसेज के बारे में बात करें तो सेपरेट कर रहा है हमारा साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। अब यहाँ पे ना सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है अंडमान में, ये ट्राइब्स, यहाँ पर डिफरेंट ट्राइब्स रहती हैं। अब कौन कौन सी ट्राइब्स है? एक ट्राइब है नॉर्थ अंडमानीज, जरावा, ओंगी, सेथनील्स। ये सारी की सारी जो ट्राइब्स हैं ये अंडमान की ट्राइब्स हैं। अगर मैं निकोबार में बात करूंगा तो शोम्पेन है एक, और निकोबारीस है। ठीक है, जवारा आपने सुना होगा, डिस्कवरी में, डिस्कवरी चैनल ने इनके मतलब इनके खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इस ट्राइब के बारे में, कि इनका कोई बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इनको पता ही नहीं फोन कैसे काम करता है, कुछ नहीं पता है इनको। अभी भी ये शिकार करके अपना खाना बनाते हैं शिकार करके। अब इनको कुछ नहीं पता, मतलब बाहरी दुनिया से कोई इनका रिलेशन ही नहीं है, जवारा। अब यहाँ पे नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे, तो यहां से नेशनल पार्क का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पे स्लाइड में दिए गए, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बन सकते हैं वही यहाँ पे स्लाइड में दिए गए। तो पहले मैं बात करूं कैंपबेल बे नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा है गलाथिया नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क थर्ड। उसके बाद मिडल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। उसके बाद हम हमारा माउंट हैरियट नेशनल पार्क। उसके बाद नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, सैडल पीक। सैडल पीक मैंने आपको बताया था कि सैडल पीक जो है अंडमान की हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट है 738। तो इसी के नाम पर नेशनल पार्क भी रखा गया, जिसका नाम है सैडल पीक नेशनल पार्क। इसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही ज्यादा। तो इसको आपको माइंड में रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर देता हूं, या कैंपबेल याद रखना है आपको, गलेथिया याद रखना है। अब यहाँ पे अगर एक ट्रिक मैं बताऊं कि ट्रिक कैसे याद रखनी है, यहाँ पे मरीन दिया हुआ है, तो अगर कोई भी आपको इंडिया की कोई भी लोकेशन से अगर नेशनल पार्क पूछा जाएगा, तो अगर उसमें मरीन है तो जाहिर सी बात है मरीन का जो रिलेशन है वो ओशन से है, समझ में आया? तो मरीन का जो रिलेशन है वो ओशन से, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे आप क्रैक कर सकते हैं इसको, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे आपको बटन कहीं भी दिखेगा, बटन नाम, बटन, एक तो नॉर्थ बटन नेशनल पार्क है, एक मिडल बटन नेशनल पार्क है। तो जहां पे भी बटन दिखेगा, एक हमारा है नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, एक है हमारा साउथ बटन नेशनल पार्क, एक मिडल बटन। तो जहां पे भी बटन दिखेगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये नेशनल पार्क अंडमान निकोबार का, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का हिस्सा है। उसके बाद ये याद रखना आपको रानी झांसी नेशनल पार्क, इससे कंफ्यूज मत होना। अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश दे दिया तो आपको लगेगा कि भाई झांसी उत्तर प्रदेश का पार्ट है तो यहाँ पे शायद नेशनल पार्क हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, गलत है। सैडल पीक आपको याद हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चले आगे। अब यहाँ पे, और यहाँ पर क्या किया गया, हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके नाम पर बहुत सारे जो आइसलैंड यहाँ पर मौजूद है उनको नाम दिया गया। तो ऐसे जो आइसलैंड थे जिनका कोई नाम नहीं था, तो हमारे 21 जो परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं उनके नाम पर ये सारे आइसलैंड का नाम दे दिया। तो आपने 21 याद नहीं रखना, जो फेमस है आप उनको याद रख लें तो आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं रॉस आइलैंड की बात करूं तो रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड इसका नाम दिया गया। नील आइलैंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे नाम दिया गया शहीद द्वीप नाम दिया गया। हैवलॉक आइसलैंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे नाम दिया गया स्वराज द्वीप। तो ये जो तीन थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे। और मैं बात करूं तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड है ये आपसे पूछा गया है, आरआरबी के एनटीपीसी एग्जाम में ये पूछा गया। और हैवलॉक आइलैंड भी पूछा गया था, जब इसका नाम बदल दिया गया था तो स्वराज द्वीप इसका नाम है। ऐसे 21 आइसलैंड है जिनका नाम किस पर पड़ा, परमवीर चक्र अवॉर्डी जो है हमारे भारत के, उनके नाम पर ही आइसलैंड का नाम पड़ा। तो ऐसे 21 है, तो संख्या में बात करें तो 21। यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए, यहाँ पे दिक्कत है कोई?
तो यहां पर एक और पॉइंट के बारे में याद रखना है, पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट कहां पर सिचुएटेड है? ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है, तो ये आपको याद रखना है। कोई डाउट? कोई डाउट? अब लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे। तो लक्षद्वीप अगर देखा जाए तो यहां पर बहुत सारे आइसलैंड है, काफी संख्या में। कितने हैं? 52 हमने देखा। यहां पे जैसे अंडमान में 10 डिग्री चैनल था लैटिट्यूड, यहां पर है 11 डिग्री चैनल, जो सेपरेट कर रहा है अमनी देवी और कनानानोर को। ठीक है, अमनी देवी एंड कनानानोर को सेपरेट कर रहा है। उसके बाद 8 डिग्री चैनल भी यहीं पे सिचुएटेड है। 8 डिग्री किसको करेक्ट कर रहा है? जो मिनिकॉय आइलैंड है लक्षद्वीप का, उसको मालदीव्स, जो हमारी एक नेबरिंग कंट्री भी है, तो इसको सेपरेट कर रहा है मिनिकॉय। मिनिकॉय किसका पार्ट है? हमारा लक्षद्वीप का पार्ट है। तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से कनेक्ट कर रहा है, समझ में? और मिनिकॉय है किसका पार्ट? एक्चुअल में लक्षद्वीप का पार्ट है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो 8 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मालदीव से सेपरेट कर रहा है। तो यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, यहां पर जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे जो एंटायर ग्रुप्स हैं आइसलैंड के, ये मिनिकॉय के आइलैंड है, समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पे? ये है मिनिकॉय। एक और बात, जो इकलौता समुद्र है जिसका नाम दिया गया भारत के नाम पर, इंडियन ओशन, तो ये भी आपको याद रखना है, इंडियन ओशन। तो 9 डिग्री चैनल है, फिर यहाँ पे मिनिकॉय है, और यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन की लोकेशन है। ठीक है, आई बात समझ में? कोई डाउट? कोई डाउट? चले आगे। ठीक है, और देख लेते हैं। यहां पे एक सर क्रीक टेरिटरी है, सर क्रीक टेरिटरी, या फिर इसको क्रीक लाइन भी बोला जाता है। यहां पर एक आइसलैंड का नाम है आलिया बैट आइसलैंड, आलिया बैट आइसलैंड। और ये जो टेरिटरी है ये किसके बीच में है? हमारी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये टेरिटरी है। इसके बाद चांदीपुर उड़ीसा, इसका नाम जो दिया गया, यहाँ पर एक आइलैंड है, एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित किया गया ये आइलैंड। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है ये। यहाँ पर मिसाइल्स की टेस्टिंग होती है, जैसे ब्रह्मोस हो गया, बहुत सारी जो हमारी मिसाइल्स है, अग्नि, पृथ्वी, ये सारी जो मिसाइल्स है इनकी टेस्टिंग होती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी आइसलैंड है जहां पर मिसाइल की टेस्टिंग होती है, या फिर उसको इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज भी बोला जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड, एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड। अगर यहाँ पे बात करें न्यू मूरे आइसलैंड, ये न्यू मूरे आइसलैंड है, ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। तो यहां से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में कौन सा आइसलैंड सिचुएटेड है? तो ये न्यू मोरे आइसलैंड है, और इसकी लोकेशन कहां पर है? बंगाल की खाड़ी के अंदर, समझ में? एपीजे अब्दुल कलाम की भी लोकेशन कहां पर है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। यहां तक क्लियर है? उसके बाद हम पेम्बेन आइलैंड के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक जो आइलैंड है वो बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया में है। डिस्प्यूटेड एरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, जिसका नाम है काचीथुवु आइसलैंड। अब ये क्यों डिस्प्यूटेड एरिया बन जाता है? क्योंकि यहाँ के जो मछुआरे होते हैं, इंडिया के मछुआरे यहाँ पे आ गए और श्रीलंका के मछुआरे यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे ये डिस्प्यूटेड रीजन बन जाता है। कुछ मछुआरे इंडिया के श्रीलंका की बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं मछली पकड़ने के लिए, और कुछ जो मछुआरे श्रीलंका के होते हैं वो इंडिया की बाउंड्री को पार कर लेते हैं मछली की तलाश में। तो इसलिए आइसलैंड है, ज्यादातर ये डिस्प्यूटेड रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे, रिवर्स। ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यहाँ से हम टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। यहाँ से हम पढ़ेंगे इंडस का ओरिजिन कहाँ से होता है, इंडस की ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करेंगे, इंडस रिवर जो ट्रीटी थी
उसके बारे में बात करेंगे। जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुए थे, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे यहाँ से। तो यहाँ अगर मैं ड्रेनेज पैटर्न की बात करूं, अब ध्यान से आपको सुनना है, ड्रेनेज पैटर्न एक्चुअली में होता क्या है। तो ड्रेनेज पैटर्न क्या है कि कोई रिवर कैसे फ्लो कर रही है, उसको हम बोलते हैं उसका ड्रेनेज पैटर्न। अब यहाँ पर पहला दिया हुआ है डेंड्राइट। डेंड्राइट का मतलब क्या है कि जो रिवर है, मान लीजिए ये एक मेन रिवर है। अब मेन रिवर यहाँ पे स्प्लिट होगी, यहाँ पे स्प्लिट होगी, यहाँ पे स्प्लिट होगी, यहाँ पे स्प्लिट होगी। तो इसका जो रीजन है, ये रिजेंबल किससे करता है, ब्रांच ऑफ ट्री के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करेगा, तो इसको हम डेंड्राइट पैटर्न बोलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रिलियस, ट्रिलियस का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मेन आपकी रिवर बह रही है और जो अदर रिवर्स होंगी वो इसको ज्वाइन करेंगी, परपेंडिकुलरली ज्वाइन करेंगे। अब ये एक एग्जैक्टली 90 डिग्री तो नहीं होगा, ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे तो ज्वाइन नहीं करेंगी जो मेन रिवर होगी, मेन रिवर को एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होगा, मगर उसके आसपास ही होगा। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा पैटर्न, ट्रिलियस पैटर्न बोलेंगे। रेडियल पैटर्न का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई ग्लेशियर है, ग्लेशियर के ऊपर से टॉप से रिवर बह रही है, तो एक रिवर इस डायरेक्शन में चलेगी यहां से, इसका जो ओरिजिन है, इन सारे की सारी रिवर्स का जो ओरिजिन है वो एक सिंगल पॉइंट ही था, लेकिन ये यहां से ओरिजिनेट होके इस हिस्से में फ्लो कर रही है, तो इनको हम बोलेंगे रेडियल रीजन, रेडियल पैटर्न, रेडियल पैटर्न। यहां तक क्लियर है। उसके बाद एक पैटर्न होता है हमारा सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है कि यहां से रिवर्स आई और ये वाला जो रीजन है ये डेप्थनेस है यहाँ पे, तो ये जो रिवर होगी यहाँ का पानी इधर से पानी जो ला रही है, यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, समझ में, एक पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा, जिसको हमने बोला गया सेंट्रीपिटल या सेंटर। और ट्रायंगुलर की बात करें तो यहाँ पे जो रिवर फ्लो होती है वो ट्रायंगुलर शेप में फ्लो हो रही है। तो ये ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न होते हैं। किसी भी रिवर या कोई भी रिवर जिस पैटर्न में फ्लो करती है। तो पहला बात करें डेंड्राइट, तो डेंड्राइट किससे रिजेंबल खा रहा है, हमारा ब्रांच ऑफ ट्री से रिजेंबल खा रहा है। उसके बाद ट्रिलियस, ट्रिलियस कैसे है कि जो ट्रिब्यूटरी होंगी इसकी ये परपेंडिकुलरली राइट एंगल में इसको ज्वाइन करेंगी। रेडियल का मतलब क्या है कि जो जितनी भी रिवर है उनका जो ओरिजिन होगा वो एक ही सिंगल पॉइंट से ओरिजिन होगा, इस पॉइंट से ये चारों तरफ फ्लो करेंगी। उसके बाद हमारा है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है, बहुत सारी रिवर्स आएंगी, वो एक ही सेंटर पॉइंट पर आकर मिल जाएंगी, जिनको हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं। फिर इसके बाद रेक्टेंगल आता है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी से बताएं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे सब आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। अब मैंने क्या बोला था, रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम का मतलब क्या है कि जब रिवर उन अपनी ट्रिब्यूटरी के साथ मिलते हैं, जब रिवर अपनी ट्रिब्यूटरी के साथ मिलेंगी तो एक बेसिन बनाएंगी, धारा बनाएंगी। बेसिन का मतलब एक धारा बनाएंगी, जिसको हम कैचमेंट एरिया भी बोलते हैं, कैचमेंट एरिया भी बोलते हैं, या बेसिन। गंगा बेसिन के बारे में बात करते हैं हम, इंदस बेसिन के बारे में बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में बात करते हैं। तो रिवर सिस्टम का मतलब क्या है, जब रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरी मिलेंगी आपस में तो एक बेसिन बनाएंगी, और या फिर इसको कैचमेंट एरिया भी बोला जाता है। अब ओरिजिन का मतलब क्या है, सोर्स, किस सोर्स से रिवर आ रही है। माउथ किसको बोलते हैं, जो पानी ड्रेन हो रहा है जहां से, उसको माउथ बोला जाता है। ओरिजिन सोर्स है माउथ, जहां से पानी ड्रेन हो रहा है। अब इंडियन रिवर सिस्टम में हम दो रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। एक रिवर सिस्टम है हमारा हिमालयन, दूसरा है पेनिसुलर रिवर। अब ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिमालयन रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेनिसुलर रिवर। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको दो भागों में बांटा गया, एक में बांटा गया हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम है, एक दूसरे में बांटा गया पेनिसुलर रिवर सिस्टम है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट जल्दी से बताइए। पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, उसके बारे में हम ओरिजिन में बात करेंगे। इंदस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, कहां कहां फ्लो हो रही है। पंजाब का नाम पंचनाड़ क्यों पड़ा, समझ में है।
इंदस वैली, जो इंदस वाटर टेरिटरी थी, उसमें कितना परसेंटेज भारत का है, कितना परसेंट पाकिस्तान का है। तो ये सारी की सारी उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करेंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में। ठीक है, सबके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं डिफरेंशिएट के बारे में बात करूं तो जो हिमालय रिवर्स है वो पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल का मतलब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जो साल दर साल क्या करेंगी, फ्लो करेंगी। लेकिन जो पेनिसुलर है ये इफिमेरल है, ये डिपेंड करेगी कि सीजन कैसा है। अगर ड्राई सीजन हुआ तो यहाँ पर जो लार्ज रिवर है उनमें से वाटर जो फ्लो होगा उसका रिड्यूस हो जाएगा। जो उनके चैनल्स, डिफरेंट चैनल्स बने हैं उनमें वाटर फ्लो रिड्यूस कर देगा ड्राई सीजन के अंदर। ठीक है, रेनी सीजन होगा तो वही जो वाटर फ्लो होगा वो एक्सपैंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा उन चैनल्स के थ्रू। तो ये डिपेंड करती है हमारी सीजन पे, इसलिए ये इफिमेल है, टेम्परेरी मान के चलिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जो इनका लॉन्ग कोर्स होता है, लॉन्ग कोर्स का मतलब जो हिमालयन रिवर है बहुत ही लंबी दूरी तय करती है। बहुत ही लंबी दूरी तय करेंगे तो डेल्टा ज्यादा बनाएंगी, है ना, डेल्टा ज्यादा बनाएंगी। तो ये ज्यादातर लंबी दूरी तय करती है। अगर गंगा की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर दूरी तय करती है गंगा, तो इसलिए इसका लॉन्ग कोर्स होता है। और इनका जो वाटर ओरिजिन होगा ज्यादातर पेरेनियल रिवर का वो ग्लेशियर के थ्रू होता है, ग्लेशियर इनका ओरिजिन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हिमालयन की 3 जो मेन रिवर है, एक तो इंदस है, हमारी ब्रह्मपुत्र है, एक गंगा भी है। ठीक है, उसके बाद सम हिमालयन रिवर्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब क्या है कि वो एंटीसीडेंट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। एंटीसीडेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रिवर दे रखी है सतलुज, कोसी एंड इंदस। अब इनका मतलब क्या है, ये अपने ओरिजिन कोर्स को ही फॉलो करती है, ओरिजिन पाथ को ही हमेशा ये क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। यहां तक बात क्लियर। तो इसलिए इनको एंटीसीडेंट रिवर्स बोला जाता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीसीडेंट रिवर। तो एग्जांपल हमारा क्या होगा, कोसी। कोसी का एक और नाम है सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार का मतलब क्यों इसका नाम सौरो ऑफ बिहार दिया गया, क्योंकि कोसी रिवर अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेके आती है, बाढ़ का कारण बन जाती है बिहार के अंदर, इसलिए इसका नाम दिया गया सौरो ऑफ बिहार, कोसी। ठीक है, सतलुज। इसके बारे में अगर बात करें, जो हमारी पेनिसुलर रिवर है ये शॉर्टर और शैलो कोर्स होता है इनका। शॉर्टर एंड शैलो का मतलब क्या है कि जो ये लंबी दूरी नहीं तय करेंगी। अगर लंबी दूरी तय नहीं करेंगी तो डेल्टा भी नहीं बनाएंगी, समझ में आया? लंबी दूरी तय नहीं करेंगी तो डेल्टा भी नहीं बनाएंगी। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो ज्यादातर जो रिवर्स हैं वो हमारी ओरिजिनेट हो रही है वेस्टर्न घाट से। जब हमने टॉपिक पढ़ा था वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, तो मैंने आपको बताया था वहां पे जो रिवर हैं, जो रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है, तो ज्यादातर यहाँ पे जो रिवर ओरिजिनेट हो रही है पेनिसुलर रिवर, ये वेस्टर्न घाट से, और इनका जो फ्लो होता है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो होता है इनका। ठीक है, क्योंकि वहां पे स्लोप ज्यादा है, जिसकी वजह से इनकी जो डायरेक्शन होती है वो किसकी तरफ होती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ। एग्जाम्पल है इसका नर्मदा, ताप्ती एंड गोदावरी। नर्मदा एंड ताप्ती एंड गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती एंड गोदावरी। यहां तक क्लियर है दोनों के डिफरेंस के बारे में? दोनों का डिफरेंस क्लियर है। अब हम इंदस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंदस रिवर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ओरिजिनेट कहां से हो रही है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ओरिजिनेट कहां से हो रही है। ये ओरिजिनेट तो बताइए सर कि ओरिजिनेट कहां से हो रही है। तो अगर ओरिजिनेट के बारे में बात करें तो इंदस रिवर जो ओरिजिनेट हो रही है ये बोखारचू ग्लेशियर जो लेक मानसरोवर के पास है वहां से ओरिजिनेट होती है। और इसका जो ड्रेन है, पानी कहाँ ड्रेन हो रहा है, इसका सारा का सारा जो ड्रेन हो रहा है ये अरेबियन सी के अंदर ड्रेन हो रहा है। अगर मैं बात करूं कि ये एंटर कहां पे होती है, तो एंटर इंडिया में एंटर कहां पे होती है। अब जो ये हमारा लेक मानसरोवर है ये तिब्बती रीजन में सिचुएटेड है। ठीक है, ओरिजिन के बारे में हमने पढ़ लिया, ओरिजिन कहां पे हो रहा है, बोखारचू ग्लेशियर नियर मानसरोवर, ये कहां पे है, तिब्बतिन रीजन में। और ये एंटर कहां पे कर रही है, हमारी डेमचौक में एंटर कर रही है, जो लद्दाख रीजन में पड़ता है। समझ में, लेह लद्दाख के रीजन में पड़ता है।
यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ना क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब तिब्बत में इसका नाम क्या दिया गया है। तिब्बत में जैसे कि माउंट माउंट एवरेस्ट था हमारा, ग्लोबली इसको नाम कैसे जानते हैं लोग, हम लोग कैसे जानते हैं माउंट एवरेस्ट, लेकिन जो वहां के लोकल लोग हैं, जो नेपाल के लोग, उसका नाम क्या दिया गया, सागरमाथा। वैसे ही इंदस रिवर को तिब्बतीन में ना जाना जाता है सिंगी खांबा। किसके नाम से? सिंगी खांबा। अगर इसको डिकोड करेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज में तो इसका नाम होगा लॉयंस माउथ। ठीक है, लॉयंस माउथ। ठीक है, ओरिजिनली हम इंडिया में कैसे जानते हैं इसको? इंदस नाम से, लेकिन तिब्बत में यहाँ इसका ओरिजिनेट हो रहा है। ओरिजिन सोर्स कहाँ पे इसका? तिब्बत में, नियर मानसरोवर लेक, बोखार चू ग्लेशियर। तो यहाँ पे इसका नाम दिया गया सिंगी खांबा या फिर लॉयंस माउथ। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? जल्दी से बताएं, कोई डाउट है तो। मैप में अब देखेंगे, अब यहां पे मैप में देखें कि यहां पर है हमारा लेक मानसरोवर, यहां से इंदस रिवर एंटर हुई डेमचौक जो लेह में है। अब इंदस रिवर, अब इंदस रिवर मान लो यहां पर फ्लो हो रही है। अब इसके लेफ्ट में हमारे पास लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी। तो ज्यादातर जो ट्रिब्यूटरी है, जो मेन ट्रिब्यूटरी है इंदस की, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अगर मान लो ये आपने पोजीशन को फिक्स करना है ये, ठीक है, यहां पर लेफ्ट बैंक ये है, राइट बैंक ये है। राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें तो सिंपल है, झांसकर, एक हमारी नुब्रा है, ठीक है, एक हमारी श्योक रिवर है। तीन ही रिवर है, ये आपको मैं याद करने का तरीका आगे बता दूंगा। लेकिन जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का मतलब समझ गए ना आप, रिवर ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो जाहिर सी बात है लेफ्ट ये है, इसका राइट ये है। तो यहां से जो ट्रिब्यूटरी आ रही है इसका नाम है श्योक, नुब्रा, हुंजा भी है एक, और झांसकर। झांसकर कैसे? जो ट्रांस हिमालयंस का पार्ट था। फिर यहाँ पे जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो 5 है। ठीक है, 5 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है हमारी। एक है झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलुज एंड रावी। ये 4-5 जो ट्रिब्यूटरी हैं इंदस की, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दोबारा रिपीट करता हूं, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? झेलम, चेनाब, ब्यास, सॉरी, सतलुज और रावी। समझ में? अब इनका ना एंशियंट नाम आपसे पूछा जाता है कि ब्यास का एंशियंट नाम बताइए, चिनाब रिवर का एंशियंट नाम बताइए, झेलम का नाम बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये जो ट्रिब्यूटरी है झेलम, चेनाब, ब्यास, रवि एंड सतलुज, इनको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो इसलिए इनका नाम बोला गया पंचनाड़। पंचनाड़ से ही हमारा नाम दिया गया पंजाब का। ठीक है, पंचनाड़ से ही नाम दिया गया पंजाब। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि 2 रिवर्स के बीच में जो एरिया होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 रिवर्स के बीच में जो एरिया होता है हमारा, उसको हम दोआब बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट नाम्स दिए दोआब्स के। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नाम्स दिए गए, जैसे कि आगे देखते हैं कि कौन कौन से दोआब है हमारे। अगर मैं बात करूं इंदस और झेलम रिवर के बीच में एरिया का नाम, तो उसको नाम दिया गया सिंध सागर दोआब। ठीक है, दोआब क्या होता है? 2 रिवर्स अगर फ्लो हो रही हैं उनके बीच का एरिया। ठीक है, 2 रिवर्स अगर पैरेलली फ्लो कर रही हैं तो उनके बीच का एरिया को हम दोआब बोलेंगे। तो इंदस और झेलम रिवर के बीच का जो एरिया है उसको नाम दिया गया सिंध सागर दोआब। सिंधु नदी, इंदस से रिलेटेड है हमारा सिंधु नदी। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? याद है आपको? हो जाएगा ये, कोई इसमें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं झेलम और चेनाब में बात करूं तो यहाँ पर जो बीच का जो एरिया वो जेस्ट दोआब है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा च च च च दिख रहा है, जीच जीच, ज से झेलम, च से चेनाब। तो ये आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चेनाब और रावी के बीच का एरिया की बात करें तो रचना, आर से रवि, चेनाब से चना, रचना। तो ये दोनों के बीच में जो दोआब बनाता है वो रचना। फिर इसके बाद हम बात करें रवि एंड ब्यास, तो रवि एंड ब्यास से हम बरी, यहां से ब्यास का बी लिया और रवि, र से रवि, तो बरी दोआब। यहां तक क्लियर है? याद हो जाएगा आपको, 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। रिलेट करके पढ़ना है, हर एक की ट्रिक या ट्रिक मैं आपको बताऊंगा तो आप उलझ जाएंगे। हर एक की ट्रिक नहीं, थोड़ा सा उसको एक बार खुद महसूस करिए, चीजों को महसूस करना है हमें। ठीक है ना, रट्टा नहीं मारना, महसूस कर रहा है। अगर मैं ब्यास एंड सतलुज के बारे में बात करूं तो यहाँ पे नाम से ही पता लग जाएगा आपको, बीस्ट दोआब। तो दोआब क्या होता है?
दोआब क्या है? जब दो रिवर्स फ्लो करिए उनके बीच का एरिया, उसको हम दोआब बोलते हैं। अब इंडस रिवर हमारी कहां से ओरिजिनेट हो रही थी? बोखार चू नियर लेक मानसरोवर। कहां पे है ये? तिब्बत में। एंटर कहां से हो रही है? दैमचौक में। कहां पे है वो लोकेटेड? लेक में, इंडिया में जहां एंटर करती है। पांच इसकी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी थी हमारी? शोक, नुब्रा, खुंजा एंड झांसकर। यहां तक क्लियर है? एक नुब्रा वैली भी है ले में, बहुत ही फेमस जगह है नुब्रा वैली। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें इसकी टोटल लेंथ कितनी है, अगर इंडस की बात करें टोटल लेंथ की, तो 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इंडिया में कितनी है? तो इंडिया में कितनी है हमारी? 1114 किलोमीटर। ठीक है, 1114 किलोमीटर इंडिया के अंदर। ठीक है, अब ये फ्लो कौन कौन सी कंट्री में हो रही है? चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, तीन कंट्री में फ्लो कर रही है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी ये नेशनल रिवर है, नेशनल रिवर है। अब इंडस वाटर ट्रीटी जो था वो 1960 में साइन किया गया। कहां पर? कराची में। किन जो दो पॉलिटिकल लीडर्स थे, कौन कौन थे दो पॉलिटिकल लीडर्स, किनके बीच साइन किया गया? हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एंड आयूब खान के बीच में। अब इनमें एक मेन बात आपको याद रखनी कि मीडिएटर कौन था, बिचौला कौन था जिन्होंने ये ट्रीटी करवाई। और ये वर्ल्ड की सबसे जो सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है, इंडस वैली ट्रीटी। अब इसको सक्सेसफुल क्यों मानी जाती है कि जो इंडस का तो बहुत सारा जो रिवर का जो पार्ट है वो इंडिया में फ्लो करता है, तो भारत अगर चाहेगा वो इजीली इसको सस्पेंड कर सकता है, जिससे वो 2-3 ही दिन में पूरा क्राइसिस आ जाएंगी, ग्लोबली क्राइसिस आ जाएंगी, पाकिस्तान भुखमरी छा जाएगी। तो इसलिए इसको वर्ल्ड सक्सेसफुल ट्रीटी भी कहा जाता है, इंडस वैली ट्रीटी को, कि भारत अगर चाहे तो भारत अगर पानी रोक देगा इंडस का, तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, पूरी की पूरी। समझ में? तो जो अगर मीडिएटर था वो था वर्ल्ड बैंक, ये आपको याद रखना है। इसमें मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक मीडिएटर था। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि परसेंटेज रखा कि कितना परसेंटेज पाकिस्तान यूज करेगा और कितना परसेंटेज भारत यूज करेगा। तो अगर बात की जाए इंडस, झेलम और रावी, जो झेलम है वो इंडस रिवर की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये भी आपको याद होना है कि जो झेलम, चेनाब, चेनाब, ठीक है, चेनाब जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। अब यहां पे बात करें जो इंडस, झेलम और चेनाब थी, इस ट्रीटी में बोला गया कि जो 80% पानी है इन तीनों रिवर का वो यूज करा जाएगा पाकिस्तान के द्वारा, और जो 20% पानी है वो किसके द्वारा यूज किया जाएगा? इंडिया के द्वारा। अब तीन के बारे में बात करें, रवि, ब्यास, सतलुज। रवि, ब्यास, सतलुज, इनका जो पानी है वो 80% भारत यूज करेगा और जो 20% होगा वो पाकिस्तान यूज करेगा। तो इस ट्रीटी में ये साइन किया गया था। समझ में? परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए किनके बीच साइन किया गया था, ये कौन से पॉलिटिकल लीडर से, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री उस टाइम के जवाहरलाल नेहरू जी एंड आयूब खान। मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक। कब हुआ ये? 1960 में हुआ। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है वर्ल्ड की। समझ में? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट जल्दी से बताएं। और हाँ, नेशनल रिवर भी है ये पाकिस्तान की। यहां तक क्लियर है? अब ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आता है झेलम। जो झेलम है वो अपने यूजफुल स्टेज में वो मिएंडर करती है। समझ में? जनरली जो रिवर्स होती हैं वो अपनी ओल्ड स्टेज में मिएंडर करती है, मगर ये अपने यूथफुल स्टेज में ही मिएंडर करने लग जाती है। तो इसका जो एंशिएंट नाम था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंशिएंट नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन रिवर के। तो इसको झेलम, झेलना है हमें किसी चीज को, हम नहीं झेल सकते, हम उसको टाटा करेंगे। कोई भी चीज अगर मुझे झेलनी है तो मैं नहीं बोलूंगा ना भाई नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं झेलना, टाटा कर दो इसको। तो इससे आप याद कर सकते हैं, इसका नाम है वितास्ता। वितास्ता, इसको रिलेट कर सकते हैं। झेलम मतलब टाटा करना, नहीं नहीं मुझसे नहीं झेला जाएगा, तो वितास्ता। यहां तक क्लियर है?
ओरिजिन अगर बात करें तो झेलम का जो ओरिजिन है वो वेरीनाग से है, जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है, तो ओरिजिन यहां पर। अब झेलम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? झेलम रिवर जो है वो इंडिया एंड पाकिस्तान का जो बाउंड्री है उसमें पैरेलली फ्लो कर रही है। इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वहां पर पैरेलली ये फ्लो कर रही है, तो इसलिए झेलम इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर पे पैरेलली फ्लो कर रही है, तो हमारा नाम क्या होगा? झेलम। झेलम मतलब टाटा करना है, वितास्ता एंशिएंट नाम, याद हो गया। उसके बाद जो श्रीनगर है, श्रीनगर ये लोकेटेड है हमारा झेलम रिवर। अब जो झेलम रिवर है, झेलम रिवर एक लेक, वुलर लेक, जो फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, जो वुलर लेक में जो पानी आता है वो कहां से मिलता है? उसको झेलम रिवर से मिलता है। यहां तक क्लियर? झेलम के बारे में हमने सारी बात कर ली। इनमें से यही जो पॉइंट्स बता रखे हैं इसी में से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मिएंडर कैसे कर रही है? ये अपने यूथफुल स्टेज में मिएंडर कर रही है। ओरिजिन कहां से हो रहा है इसका? वेरीनाग, जम्मू एंड कश्मीर से ओरिजिन हो रहा है। एंशिएंट नाम क्या है इसका? वितास्ता नाम है, ठीक है। यहाँ पर इस रिवर के बैंक पे कौन सी सिटी लोकेटेड है? हमारी श्रीनगर है। ये पैरेलली फ्लो करती है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, यहां तक क्लियर है। और वुलर लेक को पानी कौन से कहां से मिल रहा है? कौन सी रिवर से? झेलम रिवर से। यहां तक क्लियर हो गया हमारा झेलम के बारे में। उसके बाद चेनाब। अब जो चेनाब रिवर है ये जो दो रिवर्स, जो दो एक ब्रांचेज है उनसे मिलकर बनती है, जिनका नाम है चंद्रायन भागा, चंद्रायन भगा। ये जो इन दो चैनल से मिलकर चेनाब रिवर का ओरिजिनेट होता है। अब इसका अगर मैं नाम बोलूं, एंशिएंट नाम, तो आस्कनी, चेनाब आस्कनी इसका एंशिएंट नेम है। और इसका ओरिजिन कहाँ है? बाराचला जो पास है हमारा, जो हमने पासेस पढ़े थे पिछली क्लास में, तो बारालाचला जो पास है वहां से इसका उद्गम होता है। और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडस की कौन सी है, तो हमारी क्या नाम होगा इसका? चेनाब, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उसके बाद रवि के बारे में बात करेंगे। रवि जो रिवर है इसका नाम, एंशिएंट नाम है पुरुषनी, पुरुषनी। अब इसको रिलेट करो, रवि कौन है? पुरुष है ना, महिला तो नहीं है। रवि कौन है? पुरुष है, तो एंशिएंट नाम क्या होगा? पुरुषनी, पुरुषनी। समझ में? ओरिजिन कहां से होता है इसका? रोहतांग पास। समझ में? हिमाचल प्रदेश, रोहतांग पास। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? रोहतांग पास से एक और रिवर होगी ओरिजिनेट, जिसका नाम है ब्यास। तो रवि रिवर और जो ब्यास रिवर है दोनों का जो उद्गम है वो एक ही स्थान से हो रहा है, जिसका नाम है हमारा रोहतांग पास। एंशिएंट नाम क्या है ब्यास का? ब्यास का बिपाशा बासु, ठीक है। ब्यास मतलब बिपाशा बासु, तो इसका नाम है बिपाशा, ठीक है। आपको रिलेट करना है, जैसे मर्जी रिलेट कर लो, जिस मर्जी से, अपने दोस्त से भी रिलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस याद होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जो ब्यास एक इकलौती रिवर है, ब्यास एक इकलौती इंडस की ट्रिब्यूटरी है जो पाकिस्तान में एंटर ही नहीं करती। समझ में? अगर मैं बाकी जो ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करूं, सारे पाकिस्तान में एंटर करते हैं, लेकिन जो ब्यास है वो पास वहां पे एंटर ही नहीं करती। सतलुज के बारे में बात करें तो सतलुज का जो नाम है, एंशिएंट नाम, वो शतुद्री है। तो यहां से आपको याद, सतलुज का नाम तो याद रह जाएगा कि स से सतलुज, स से सुदूत्री। ब्यास का बिपाशा बासु, ठीक है, मैंने तो ऐसे याद किया था। उसके बाद ओरिजिन के बारे में बात करें तो राक्षस लेक है एक, लेक मानसरोवर के पास, राक्षस लेक बोलते हैं इसको, रकास लेक भी बोला जाता है। तो यहाँ पर लेक मानसरोवर के पास है, इसका ओरिजिन यहाँ से होता है, ठीक है। अब ये इंडिया में कौन से पास से? शिव किला, शिव किला कहाँ पे है हमारा? हिमाचल प्रदेश में एक पास है। तो यहाँ पर इंडिया में एंटर कौन से पास से करती है? शिव किला पास से, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये पासेस भी हमने कवर किए हुए हैं पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
मैप में आपको दिखाते हैं, देखिए अब जरा ध्यान से इस मैप को जरा ध्यान से देखिए। इस मैप में अगर मैं बात करूं, जो पांचों की पांचों रिवर है, यहां से देखिए, ये झेलम आ रही है, ये चिनाब आ रही है, ये सतलुज आ रही है, ये रवि आ रही है। ये पांचों की पांचों एक पॉइंट पर मीट करेंगी। ठीक है, ये जो लोकेशन है हमारी, इसका नाम है मिठानकोट। मिठानकोट पाकिस्तान। तो अगर आपसे पूछा जाएगा पंचनाट कौन से लोकेशन पर मिलती है, तो इसका आंसर होगा हमारा मिठानकोट। क्या होगा आंसर? पंचनाट मीट करती है इंदस को कहां पर? मिठानकोट में, पाकिस्तान की। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा आपसे जाएगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में, इंदस की। तो क्वेश्चन में आपसे कैसे पूछा जाएगा? तो अगर मैं बोलूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग is right bank tributary of Indus। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर पहले से हिंट देता है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे सेट करेंगे वो कि तीन ऑप्शन हमेशा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा। तीन में से दो जो होंगे वो करेक्ट आपको पता लग जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ब्यास, बोलूं मैं ब्यास रिवर, सेकंड ऑप्शन में आपको देता हूं सतलुज। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में दूं आपको श्योक रिवर, और चौथा मैं बोलूं तो नुब्रा, या नुब्रा नहीं, कुछ और ले लेते हैं, झेलम बोल दिया, चलो मान लो। ठीक है, यहां से ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो यहां पर तीन जो ऑप्शन है वो सारे के सारे हमारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। एक ऑप्शन हो जो दिख रहा है वो क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ऐसे ही आपको एलिमिनेशन मेथड से आप इसको कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा इकलौती जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो बहुत कम है इंदस की, जो बस मतलब नाम की है, वो उनका कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, समझ में है? तो जो तीन कौन कौन सी हमारी, शोक, गिलगिट एंड हुंजा, शोक, गिलगिट एंड हुंजा, ये तीन है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये आपको रटी होनी चाहिए, शोक, गिलगिट एंड हुंजा। इसके अलावा अगर कोई भी रिवर पूछ लेगा तो वो सारी की सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो इसको आप ये मदद कैसे करेगी? आपको एलिमिनेट करने में मदद करेगी। आपको अगर एग्जैक्टली नाम नहीं पता, ठीक है, बस आपको ये पता है कि ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मुझे पता है गिलगिट, हुंजा एंड नुब्रा, तो आप इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी बोले। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट, कोई परेशानी? चलिए कल की क्लास में हम गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। बाय दोस्तों।